7 जून 1893 को एक भारतीय को सिर्फ ट्रेन के डब्बे से इसलिए नीचे फेंक दिया कि वो फर्स्ट क्लास में बैठा था। लेकिन उस रात महात्मा गांधी जी को एक बात समझ में आ गई थी, चाहे मैं इनके जैसे कोट पैंट पहनूं, इंग्लिश में बात करूं, वही डिग्री लूं जो इनके पास है, फिर भी ये लोग हमें वो दर्जा नहीं देंगे जिसका हमें अधिकार है। ये कभी भी हमें अपने बराबर में लाकर नहीं बैठाएंगे। ये बात गांधी जी को उस रात समझ में आ गई। ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में से ही जिनको ये लगता है कि यार अगर मैं कोट पैंट पहन लूंगा, मैं इंग्लिश में बात करूंगा, मैं दुनिया के बड़े बड़े कॉलेजेस, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से डिग्रियां लेके आ जाऊंगा तो ये लोग हमें अपनाएंगे, हमें बराबर में बैठाएंगे। तो ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो दिन चला गया लेकिन आज भी नाजी सोच दुनिया में है। वही नाजी सोच जो आज पूरे नाटो को कंट्रोल कर रही है, यूरोपियन यूनियन को कंट्रोल कर रही है, MI6 की टॉप पावर में बैठी है। आप सभी ने सुना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए, यह आपको पता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि 2,70,00,000 से ज्यादा रशियन इस वॉर में मारे गए। लेकिन इतिहास हमें हमेशा क्या किया गया, चुनकर बताया गया। हमें हिस्ट्री वो नहीं बताई गई जो वास्तव में थी। क्यों हिस्ट्री की आधी चीजें आम लोगों से छुपाई गई? आपसे मैं सिर्फ एक बात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 30 अप्रैल 1945 हिटलर के मरने के बाद क्या सच में सारे नाजी खत्म हो गए? अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी खत्म नहीं हुए तो वो नाजी आज कहां हैं? सिर्फ वर्दी चेंज हो गई, लेकिन आज भी दुनिया में नाजी सोच चल रही है। हम बात करेंगे उन नाजी की सेकेंड जनरेशन के ऊपर। महात्मा गांधी जी को 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दिया। वो पता क्यों उतारा? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर फर्स्ट क्लास में कोई बैठेगा, एसी डब्बे के अंदर बैठेगा, तो सिर्फ गोरे लोग बैठेंगे, वो लोग बैठेंगे जो उसके सही हकदार हैं। उस वक्त महात्मा गांधी जी को एक बात समझ में आ गई थी, अगर हमें आजादी चाहिए, अगर हिंदुस्तान को आजाद करना है तो इन गोरों से आजाद नहीं करना, उस सोच से आजाद करना है जो सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। और वो सोच क्या है? वो सोच सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया के अंदर, नाजीवाद। यार आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा नाजीवाद, नाजिज्म, कि हिटलर ने पूरी दुनिया के अंदर नाजीवाद को फैलाने की कोशिश करी। लेकिन एक पल के लिए मुझे यह बताओ कि वास्तव में नाजीवाद है क्या? तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं यार। नाजीवाद का मतलब क्या होता है? यह मानना है कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग क्या है, सब के सब घटिया। मतलब बाकी लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है। यह किसने किया? एडोल्फ हिटलर की यह सोच थी कि सिर्फ गोरी नस्ल के लोग ही क्या है, इंसान है। बाकी सब, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे चीनी हो, चाहे यहूदी हो, ये सब कमजोर हैं। इन्हें दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन सबको मरवा दो। पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग जीवित रहेंगे जो नाजी सोच का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये थी नाजीवाद। और यहीं से जो हिटलर शब्द है वो आज तक दुनिया में, इतिहास में बुराई का प्रतीक बन गया। तो नाजीवाद का मतलब क्या है? नफरत, घमंड और जुल्म को मिलाकर अगर एक बना तो वह है नाजीवाद। पूरी दुनिया बोलती है कि हिटलर ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 42,000 से ज्यादा जेल और कैंप बनाए। हम सिर्फ हिस्ट्री में क्या याद करते हैं? हमें हिस्ट्री हमेशा यह पढ़ाई जाती है कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा। मैं मना नहीं कर रहा, 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को हिटलर ने मारा। लेकिन दुनिया से एक चीज छुपाई जाती है कि 27 मिलियन से ज्यादा, लगभग 2,70,00,000 से ज्यादा रशियंस को भी हिटलर ने मारा। लेकिन हम सिर्फ फोकस यहूदियों के ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम इजराइल नहीं था और नाटो बनने वाला था। और नाटो ने क्या बोला कि आने वाले टाइम के लिए अगर मैं जगह लूंगा तो इजराइल की जगह लूंगा, जहां से हम क्या करेंगे, एक मिलिट्री बेस बनाएंगे। और ये मिलिट्री बेस का पूरा माइंड किसका था? ब्रिटेन और फ्रांस का। और आपको बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्युनिज्म शब्द पर बहुत जोर डाला गया और सारे नाजियों को यह बताया गया कि कम्युनिज्म ही तुम्हें खत्म कर रहा है। तो यहीं से नाजियों के दिमाग में एक चीज आ गई, एंटी कम्युनिस्ट। उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना है। तो
आज भी दुनिया में जो सेकंड जनरेशन के लोग हैं जिन पर हम बात करेंगे, ये सब के सब किससे नफरत करते हैं? ये सब के सब रशिया से नफरत करते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा नाजिज्म को खत्म करने के पीछे रशिया था, यानी कि उस टाइम का यूएसएसआर। आपके सामने स्क्रीन में कुछ एक वीडियो नजर आ रही होंगी, इस वीडियो को शायद आप देख भी नहीं पाओगे। इसमें हिटलर के वो सारे के सारे कैंप हैं जहां पर रशियंस को मारा गया, हिंदुस्तानियों को मारा गया, यहूदियों को मारा गया, हर उस इंसान को मारा गया जिसकी सोच नाजी के अगेंस्ट थी, जिन्हें लगता था कि मानवता, दुनिया में सभी इंसानों को जीने का अधिकार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन ट्रेनिंग कैंपों के अंदर लोगों को निवस्त्र रखा गया। ठंड के अंदर इंसानों को तब तक निवस्त्र रखा गया जब तक वो मर नहीं जाते। लोगों को भूख से मारा गया, लाखों लोगों को गैस के चैम्बर में डाल दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाशों को हाथों से नहीं, मशीनों से ढकेला गया। एक ही गड्ढे के अंदर लाखों लोगों को एक ही साथ दफना दिया गया। हिस्ट्री के अंदर कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था। इस वीडियो को देखकर आपको लगा होगा कि नाजिज्म किस तरह की क्रूरता था, लोगों को मारने के नए नए तरीके, लोगों को तब तक भूखा रखा जाए जब तक इंसान मर नहीं जाता, लोगों को गैस के चैम्बर में तब तक डाला जाए जब तक उनकी बॉडी नहीं सड़ जाती। आप समझ रहे हैं कि जीवित लोगों को भी उन लोगों के साथ अंदर डाल दिया जाता था जिनकी बॉडी 6-6 महीने से एक चैम्बर के अंदर थी। और 30 अप्रैल 1945 सारी दुनिया को पता है कि हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी। तो आपको क्या लगता है कि जो लाखों की सेना थी हिटलर की, वो कहां गई? या न्यूरम्बर्ग में ट्रायल चला। अब सबको पता है कि 20 नवंबर 1945 को हिटलर के बड़े बड़े कमांडर्स को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। और पूरी दुनिया के सामने क्या हुआ? इनके ऊपर एक ट्रायल चलाया और सिर्फ इसमें 24 ऑफिसरों को अरेस्ट किया गया। यार, दुनिया की नजरों में क्या दिखाया गया कि हम नाजियों के अगेंस्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार किया, उनके ऊपर हम एक ट्रायल कर रहे हैं। सिर्फ 24 ऑफिसर, ये सारे के सारे क्या थे? बड़े रैंक पर थे। और इसमें से 12 ऑफिसर्स को क्या हुआ? फांसी की सजा हुई। 3 को उम्र कैद दी गई और 4 को लंबे टाइम तक जेल में रखा गया। 2 को बरी कर दिया और 2 तो पहले ही सुसाइड करके मर चुके थे। लेकिन लाखों की सेना में सिर्फ 24 आदमी पर मुकदमे, बाकी सारे लोग कहां चले गए? तो यह भी MI6 यानी कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को पता था कि आने वाले वक्त में यूएसएसआर पावरफुल बनेगा। और यूएसएसआर धीरे धीरे पावरफुल बना। और यूएसएसआर से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? यूएसएसआर से सबसे ज्यादा नफरत करता है नाजी सोच। वो सोच जिन्हें लगता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों को खत्म करने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो क्या थी? यूएसएसआर की थी। तो उन लोगों को ब्रिटेन की MI6 और फ्रांस और CIA, इन सब ने क्या किया? सेव किया। अगर आपको लग रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर से नाजिज्म को खत्म कर दिया गया, उन सभी लोगों को खत्म कर दिया गया जो मानवता के खिलाफ थे, तो एक नाम आपके सामने स्क्रीन में, एडोल्फ हुस्निगर। ये कौन थे? एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे हिटलर के समय में और उनकी सेना के एक बहुत बड़े लीडर आप समझ लो। हिटलर के बहुत खास आदमी जिन्होंने 1937 से लेकर 1944 तक जर्मनी में क्या रहे? एक जनरल स्टाफ में रहे। इन्होंने हजारों लोगों को मारा, लाखों रशियंस को गैस चैम्बर में डाल दिया गया, यहूदियों की हत्या की गई, हिंदुस्तानियों की हत्या की गई, उन सभी लोगों की हत्याएं की गई जो नाजियों के अगेंस्ट थे। इन्हें पकड़ लिया गया, इनके ऊपर ट्रायल चलाया, सिर्फ नाम मात्र। क्यों? क्योंकि इन्हें बाद में यूएसएसआर के अगेंस्ट करना था। और उन्होंने क्या बोला? MI6 ब्रिटेन या यूएस ने क्या बताया पूरी दुनिया को कि इनके बड़े कनेक्शन मिलते नाजिज्म के खिलाफ। आपको बहुत शौक होगा आगे चलकर कि 1961 से लेकर 1964 तक दुनिया के सबसे बड़े संगठन नाटो के ये अध्यक्ष भी रहे। अब आप भी खुद ही सोचो कि अगर एक नाजी लीडर को, जो हिटलर का सबसे खास में से एक, उसको नाटो का प्रमुख बना दिया गया। अरे यार, आप तो कहते हो कि आप हिटलर से नफरत करते हो, आप कहते हो कि आप नाजिज्म से नफरत करते हो, तो आप उस लीडर को कैसे नाटो का प्रमुख बना सकते हैं? और थोड़ा सा पीछे 1948 के अंदर
8,700 ज्यादा नाजी ऑफिसरों को ब्रिटेन में सेटल किया गया। क्यों? ताकि इन्हें आगे चल के यूएसएसआर के अगेंस्ट यूज किया जाए। आपको मैं बोलूं कि मेट्रोपोलिटन पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 2009 में 1500 नाजी ऑफिसरों की एक लिस्ट निकली यार। और आपको ये शौक होगा ये जानकर कि रिमनी लिस्ट के आधार पर इन 1500 लोगों को पेंशन देती थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट। मतलब कि जिन्होंने पूरी दुनिया का नरसंहार किया, उनकी आने वाली जनरेशंस को आप पेंशन दे रहे हो। क्यों? ताकि उन्हें जिंदा रखा जाए, ताकि उन्हें रशिया के खिलाफ यूज किया जाए। इस रीमी लिस्ट के आधार पर क्या है, ये एंटी रशिया रिक्रूटमेंट चलाते थे। जो भी लोग रशिया से नफरत करते हैं उनको धीरे धीरे क्या करना, पावर में लेके आना। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि इसी नाजिम की सेकंड जनरेशन जो आज भी दुनिया के अंदर है, आज जो पूरा वॉर चल रहा है, आज देख रहे हैं आप रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आज आप देख रहे हैं कि कैसे इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है, आज आप देख रहे हैं कि कैसे चाइना और ताइवान एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे आज हिंदुस्तान के चारों तरफ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, किस तरह से सब स्टेट्स को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये कौन है? ये वही नाज़िम सोच है जो आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ 1945 की वो वर्दी खत्म हो गई थी, लेकिन वो सोच आज भी दुनिया में जिंदा है। जो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों का कंट्रोल हो, वो ही लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सीमाएं हम लोगों के लिए लगती हैं, बाउंड्रीज एक देश की दूसरे देश के साथ आपके और मेरे लिए है, लेकिन दुनिया में जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो पूरी दुनिया को रूल करते हैं, उनके लिए कभी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए उन लोगों को पावर में लेकर आते हैं जो मानवता के खिलाफ हैं, ताकि अपने दुश्मनों को खत्म किया जा सके। सेकेंड जनरेशन में जो सबसे पहला नाम है यार, वो है आज की MI6 की चीफ ब्लेज मैत्रिवेली। ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की क्या है, आज प्रमुख हैं। और आपको ये जानकर शौक होगा कि 116 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला MI6 की चीफ बनी है। क्यों बनी है? थोड़ा सा हम हिस्ट्री जान लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रिटेन ने क्यों ब्लेज मैत्रिवेली को MI6 का 18वीं चीफ बनाया है। थोड़ी सी हम इनके बैकग्राउंड पर, हिस्ट्री पर चलते हैं। अगर आप इनके दादा का नाम सुनोगे, स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको, कैस्टोली डब्रोवोस्की। बहुत मुश्किल नाम है यार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या थे, ये रशिया के लिए काम करते थे। और रशिया के लिए जब ये काम करते थे तो इन्होंने क्या कर दिया, रशिया के साथ गद्दारी करी और जर्मन के लिए जासूसी करने लग गए। और आपको ये बताऊं मैं कि इनको जर्मन ने एक कोड नेम दिया, एजेंट 30, द बॉचर, यानी कि कसाई। इनका काम क्या था, रशिया की वो हर इंफॉर्मेशन जर्मन तक, नाजी लोगों तक पहुंचाना। और इन्होंने हजारों रशियंस को मारा यार, लाखों यहूदियों का नरसंहार किया। इनका KGB के मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम था इनके दादाजी का। हिटलर के मरने के बाद जब सारे कमांडर्स अंडरग्राउंड हो गए तो उन्हीं में से ये भी एक थे, इनके ग्रैंडफादर, जो अंडरग्राउंड हो गए। और ब्लेज मैत्रिवेली की मां ने क्या किया, एक दूसरी शादी करी। और आज वही ब्लेज मैत्रिवेली क्या है, MI6 की चीफ हैं। अब यहीं से आप सोचो कि एक 48 साल की महिला को ब्रिटेन ने क्या किया है, MI6 की चीफ बनाया है। क्यों? क्योंकि आज रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन का वॉर है, लेकिन उस यूक्रेन के बैक में 32 नाटो देश हैं जो बैकफुट से रशिया को खत्म करने की सोच रहे हैं। और MI6 ब्रिटेन की सबसे बड़ी एजेंसी की चीफ अगर रशिया से नफरत नहीं करेगी तो रशिया को कैसे खत्म कर पाएगी। इसलिए इस युद्ध के माहौल में ब्रिटेन ने क्या किया, ब्लेज मैत्रिवेली को MI6 की चीफ बनाया कि कैसे भी करके रशियन को खत्म किया जा सके। इसका एक दूसरा उदाहरण है एंड्री मिलेंक। इसने खुलेआम क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी सहयोगी स्टेप बैंड्रा का बचाव किया यार। आप देख सकते हैं, अगर 2022 का एक इंटरव्यू देखिए कि किस तरह से ये नाजियों को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से क्या हुआ,
जर्मनी को शर्मिंदा होना पड़ा और इन्हें क्या किया, इनके पद से हटाया गया यार। और आज की स्थिति में आपको बताऊं, करंट में यह यूक्रेन का संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि है यार। हमेशा भारत की बुराई करता है, पाकिस्तान की तारीफ करता है। भारत की बुराई क्यों करता है? ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये दिखा सके कि ये हिंदुस्तान से नफरत करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट डायरेक्ट तरीके से। और आज भी इनके आप इंटरव्यूज देखो, ये रशिया को लेके किस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं। ये कहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो यूएसएसआर के रशियंस मारे गए वो बिल्कुल गलत नहीं था। ये खुलेआम आज अगर ये नाजियों का सपोर्ट करते हैं तो इनकी आप सोच को क्या कहोगे यार? क्या आपको लगता है कि 1945 के बाद नाजी सोच खत्म हो गया? नाजी सोच खत्म नहीं हुई। उनकी सेकंड जनरेशन आज भी दुनिया में है जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्हीं का कंट्रोल हो। किस तरह से वॉर को बढ़ाया जाए। माइकोलो पोडोलाइक यार, ये क्या है? जेलेंस्की, यूक्रेन के उसके सीनियर एडवाइजर। आप समझ रहे हैं, जेलेंस्की के सीनियर एडवाइजर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के वक्त, अगर आप 2022 के बाद रशिया और यूक्रेन वॉर के सबसे स्पोक पर्सन कह सकते हो। लेकिन इनके जितने भी आप स्टेटमेंट सुनोगे, ये हमेशा क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि रशिया नरसंहार कर रहा है। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देखो यार, शायद मुझे आपको मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा फुटेज, कि किस तरह से ब्रिटिश आर्मी, नाटो आर्मी, यूक्रेन आर्मी ने मिलकर रशियन बच्चों को मारा यार। प्रेग्नेंट औरतों को जिंदा जला दिया। आप देख रहे होंगे कि वॉर में मासूम बच्चे तक जमीन में पड़े हुए, उनकी लाशें। आपको क्या लगता है, जब देश का वॉर होता है तो एक मिलिट्री दूसरे मिलिट्री के साथ क्या करती है? वॉर लड़ती है। लेकिन इसको आप क्या कहोगे? 2-2 साल 5-5 साल के बच्चों का नरसंहार किया जा रहा है और फिर भी ये लोग कहते हैं कि यूक्रेन सही कर रहा है। यार भारत में तुमने बहुत टिप्पणी करी। अगर मैं आपको बोलूं कि 30 अप्रैल 2023 को यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक हमारे मां भगवती यानी कि कालिका मां की एक डिजिटल पोस्ट को क्या किया, वायरल किया गया। अब आप समझ रहे हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ताकि देश के अंदर क्या हो, धार्मिक भावनाएं क्या हो सके, भड़क सके। एक देश के अंदर किस तरह से गृह युद्ध कराना है, ये नाजिम की सोच है। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आप एक अगला देख रहे होंगे, एंड्री बेस्टली। यार 46 ईयर का ये आदमी है, कट्टर नाजीवाद, बिल्कुल नाजीवाद। इन्होंने अपनी खुद की एक बटालियन खोल रखी है यार, जिसको अज़ोव बटालियन कहते हैं। उसकी स्थापना इन्होंने करी। 2014 में इस बटालियन को बनाया गया था और बाद में इसको क्या कर दिया, यूक्रेनियन नेशनल गार्ड के अंदर शामिल कर दिया गया यार। अगर आप इनकी कोई भी स्टेटमेंट देखोगे तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, नाजीवाद को सपोर्ट करते हैं यार। इसके शुरुआती सदस्य की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट और फॉर राइट ग्रुप से आए थे यार ये लोग। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मीडिया की बात करूं, फार राइट रोटेट यूनिट, मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि नियो नाजम सिंबल से जुड़ा हुआ है ये लोग। और बैलिस्टिक हैं, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, व्हाइट लीडर। इन्हें एक व्हाइट लीडर भी कहा जा सकता है यार। ये कहते हैं कि सिर्फ श्वेत लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन श्वेत लोग भी कौन? जिनकी सोच नाजी है, जिन्हें लगता है कि दुनिया में यही सर्वश्रेष्ठ हैं और इन्हीं को क्या है, जीने का अधिकार है। 2010 में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि यूक्रेन का लक्ष्य है दुनिया में क्या है, श्वेत नस्लों को नेतृत्व करना, मतलब श्वेत लोग रहेंगे। और धीरे धीरे आज ये क्या कर रहे हैं, पूरी रशिया के अंदर रशियन बच्चों को मार रहे हैं, इनोसेंट्स औरतों के साथ रेप्स कर रहे हैं। मतलब मैं आपको वो सब चीजें बता भी नहीं सकता जो आज ये ग्रुप कर रहा है। केयर स्टारमर तो आप सभी को पता है यार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, एक लेबर पार्टी के नेता। अगर आप इनके भी स्टेटमेंट देखो हमेशा, तो ये क्या बोलते हैं, ये हमेशा आपको पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हुए दिखाई देंगे यार। 7 मई 2025 को तो उन्होंने संसद में बोल दिया। इन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तान गलत नहीं है, लेकिन भारत में जो भी धमाके हुए, जिन लोगों को भी आतंकवादी घटनाओं में मार दिया गया, इन्होंने कभी उसकी निंदा नहीं करी यार। और ये भी किसके इशारे में काम करते हैं, ये एफसीडीओ के इशारे में काम करते हैं। और एफसीडीओ का कंट्रोल
सारा सारा किसके पास है? ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के पास। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो सिर्फ क्या है, दुनिया में एक चेहरा है, उनके पीछे जो भी वर्ड्स होते हैं वो किसके होते हैं? रॉयल फैमिली के। यही वो रॉयल फैमिली है जो आज भी 1500 नाजी जनरेशन को पेंशन देती है यार। क्रिस्टिया फ्रीलैंड यार, यूक्रेन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवाइजर, वो भी वॉर के टाइम पर। आप समझ रहे हैं इनके दादा की हिस्ट्री। माइकल चोमिक यार, इनके दादाजी का जन्म कब हुआ? 12 अगस्त 1905 को। और ये क्या थे? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या थे? एक एडिटर थे, मतलब अखबार के अंदर एक एडिटर। और ये अपने अखबार में हमेशा क्या करते थे? नाजीवाद को बढ़ाते थे यार। एडिटर इन चीफ थे, ठीक है। और ये गोली नहीं चलाते थे, इन्होंने लोगों की हत्या ही नहीं करी, लेकिन अखबार के इनके दादाजी के शब्दों से हजारों नाजीवादों का जन्म हुआ यार। तो आप इन्हें क्या बोलोगे? ये क्या है? ये फ्रीलैंड के दादाजी थे। तो इनकी हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि किस तरह से नाजी के साथ कनेक्ट है। तो मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि सेकंड जनरेशन आज भी नाजीवाद की वो सोच जीवित है। यानी कि जब दुनिया में नाजीवाद था तो इनके ग्रैंडफादर का एक ही काम था, उस नाजीवाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और आपको पता है, जब एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या कर दी गई किसी अननोन गनमैन ने, तो ये वो थी जिन्होंने इसकी आलोचना करी, जिन्होंने बोला कि एक आम इनोसेंट को हिंदुस्तान ने मार दिया। और ये उस टाइम क्या थी? ये उस टाइम कनाडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी यार। और मैं किस निज्जर की बात कर रहा हूं? खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक लीडर यार, जिसको 18 जून 2023 को अननोन गनमैन ने गोली मार दी। तो ये वो लोग हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। ये तब नहीं बोलते जब इन्हीं खालिस्तानियों ने हमारे देश में धमाके करवाए, इनोसेंट लोगों को मारा यार। उनके खिलाफ इनकी कभी आवाज नहीं निकलती। और आज युद्ध के टाइम पर क्यों इन्हें यूक्रेन का इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया? ये सोचो, ताकि इस वॉर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा खींचो। वॉर जितना ज्यादा होगा, इनोसेंट लोग उतने मरेंगे, उतना रशिया को ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट देखोगे, आप एक इंटरव्यू देखोगे, उन्होंने क्या बोला कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, हम सिविलियंस के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि किसी भी इनोसेंट के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ किसके साथ है? हमारी लड़ाई सिर्फ उसके साथ है जो रशियन को नुकसान पहुंचा रहा है, जो मानवता को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये लोग क्या बोलते हैं? अगर आप इनके न्यूज की बात करोगे, इनके लीडर्स के इंटरव्यूज देखोगे, तो ये लोग बोलते हैं कि रशिया फुल स्केल वॉर से आया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि रशिया के अगर रिजर्व फोर्स को मैं जोड़ूं तो 60 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है रशिया की, लेकिन इस वॉर में सिर्फ 1 से लेकर 3 लाख तक की फोर्स ही यूज हुई है। तो हम इसको कैसे एक फुल स्केल वॉर कह सकते हैं? काजा कालस, ये नाम आपने बहुत सुना होगा यार। यूरोपियन संघ की विदेश और सुरक्षा नीति की अभी सबसे बड़ी अधिकारी है, ठीक है। ये एस्टोनिया में पैदा हुई, यानी कि वहीं की नागरिक थी यार। ये एस्टोनिया में लगभग 30% लोग क्या हैं? रशियंस हैं आज भी। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? रशियन भाषा में बैन किया गया यार वहां पर। जब ये वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बोला एस्टोनिया के अंदर रशियन भाषा नहीं पढ़ी जाएगी यार। अब इनके निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। इनके पति आर्वो हालिक, और आपको पता है जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तो इनके पति का बहुत नाम आया यार। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के अंदर लॉजिस्टिक तरीके से, मतलब किस तरह से आर्म्स और अम्युनिशन पहुंचाना है, वो सब चीजें वहां पहुंचाना है जो इस वॉर को क्या कर सके? बढ़ावा दे सके। सेम ये वॉर और आगे तक जा सके। मैंने आपसे बोला कि सेकंड जनरेशन आज भी जीवित है, जो क्या कर रही है? किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रशिया तक ही रुकेंगे, इसके बाद एशिया के अंदर ये चाइना को टारगेट करेंगे। चाइना के बाद, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी टारगेट में हिंदुस्तान भी है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन एक साथ टारगेट नहीं करेंगे। इन्हें पता है कि कैसे पहले रशिया को खत्म करना है, फिर रशिया के बाद हम आएंगे चाइना के ऊपर, फिर हम एशिया के ऊपर आएंगे, हिंदुस्तान के ऊपर, ताकि इनका राज पूरी दुनिया के अंदर हो सके। और 2024 में यार इन्होंने
एस्टोनिया की प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इन्हें यूरोपियन यूनियन के अंदर एक पावरफुल चेयर पर बैठना था। कैसे? पूरे यूरोप से पूरे एशिया को कंट्रोल करना है। अगर इन्होंने कुर्सी छोड़ी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है यार। उर्सुला वॉन डर लेयन, यार आपने बहुत नाम सुना, अभी हिंदुस्तान का दौरा भी इन्होंने किया। और यूरोपियन यूनियन की ये क्या है? प्रेसिडेंट है यार। नेशनलिटी क्या है इनकी? जर्मनी से है। दोबारा जर्मनी के साथ कनेक्शन। इनके पिताजी क्या हैं? अगर आप इनका बैकग्राउंड देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके फादर का भी कनेक्शन आपको किसके साथ मिलेगा? नाजी सिस्टम के साथ मिलेगा यार। ये हमेशा अपने बयानों में क्या करती हैं? भारत को मानव अधिकार का ज्ञान देती हैं यार। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये आतंकवादी हैं। ये बहुत विवादों में आई जब पूरी दुनिया ने ये बोला कि कोविड क्या है? एक बायोकेमिकल वॉर है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इसके अगेंस्ट में खड़ी रही। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीन दुनिया में लगने थे। फार्मा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर आना था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इस कोविड के वैक्सीन से कितने बच्चों की जान चली गई, कितने लोगों को हार्ट अटैक आया। ये कभी किसी मीडिया में नहीं आया यार। और ये जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है। इन पर तब भी बहुत सवाल उठे हैं और आज तो ये यूरोप की सबसे पावरफुल चेयर पर है यार। कुछ दिन पहले इन्होंने भारत का भी दौरा किया। भारत का दौरा क्यों किया? ताकि भारत रशिया से दूरियां बना सके यार। अगर आप नाटो का मैप देखोगे, उस नाटो के पूरे मैप पर आपको रूस, चाइना और बाद में भारत नजर आएगा यार। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अभी इन्होंने रशिया को टारगेट किया है, इसके बाद चाइना और दोबारा मैं कह रहा हूं भारत। ओलाफ स्कॉल्स यार, जर्मनी के पूर्व चांसलर, नाजी नहीं है लेकिन बात हमेशा नाजी की ही करते हैं। 2023 में जब भारत रशिया से तेल खरीद रहा था तो इन्होंने बहुत आलोचना करी यार कि भाई भारत क्या कर रहा है? रशिया से तेल खरीद रहा है। इन्हें दिक्कत है कि हिंदुस्तान रशिया के साथ क्यों बिजनेस कर रहा है, क्यों हिंदुस्तान रशिया से तेल ले रहा है। अब आप इन्हें क्या बोलोगे? क्यों इन्हें रशिया से नफरत है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि सेकंड जनरेशन आज भी जीवित है यार, जो किसी भी कीमत पर क्या करना चाहती है? रशियंस को खत्म करना चाहती है। क्योंकि उन्हें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर नाज़िज्म को खत्म किया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? रशिया का था, यानी कि उस टाइम के यूएसएसआर का था। और उन्होंने यूएसएसआर तोड़ भी दिया था यार। ऐसा नहीं है कि अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ऑपरेशन एंथिकेबल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने चलाया था 90 के दशक में, यूएसएसआर तोड़ दिया। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि रशिया फिर भी इतना पावरफुल निकलेगा। अब इनका एक ही मकसद है किसी भी कीमत पर कि उन सेकेंड जनरेशन को पावर में लेकर आओ। अगर नाजी सोच पावर में आएगी तभी रशिया को खत्म कर पाएंगे। लेकिन हमेशा ये क्या करते हैं? बैकफुट से गेम चलाते हैं। फ्रेडरिक मर्ज यार, जर्मनी के सीडीयू पार्टी के एक बड़े नेता, 6 मई 2025 को यार ये जर्मनी के चांसलर बने। यार इनके परिवार का भी पुराना रिश्ता बाकियों की तरह नाजी से जोड़ा जाता है यार। और आपको मैं ये बताऊं कि ये अपने देश से ज्यादा दूसरे देशों में रुचि रखते हैं यार। और ये WEF और ग्लोबल इलाइट की लाइन पर चलते हैं अभी भी। और ये भारत का दौरा करते हैं और डिफेंस डील की बात करते हैं। लेकिन अपने इंटरव्यू में एक खास बात का ध्यान रखते हैं यार। क्या बोलते हैं पता है? कि भारत और हमारी दोस्ती अब आपको रूस के ऊपर निर्भर नहीं रहने देगी। फिर इन्हें रूस से इतनी प्रॉब्लम यार। मैंने आपको क्या बोला कि इनका सिर्फ एक ही टारगेट है, किसी भी कीमत पर रशिया को कमजोर करना। ये तो आते ही हमें ब्लैकमेल करते हैं यार। हम ये बोलते हैं कि हम आपके साथ डिफेंस डील ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आप रशिया के ऊपर निर्भर ना रहो। और पोलैंड के विदेश मंत्री यार रैंडलोस सिकोर्स्की, बहुत मुश्किल नाम है यार। इनका झुकाव तो हमेशा ब्रिटेन लाइन के ऊपर ही रहता है यार। पोलैंड तो आपको पूरा पता है कि नाटो के ही सिद्धांतों पर चलता है। और ये इनडायरेक्ट तरीके से क्या करते हैं? पूरा का पूरा सपोर्ट किसको करते हैं? पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं यार। पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब कि हिंदुस्तान को अंदर से डिस्टर्ब करना, पाकिस्तान में आतंकवादियों को फाइनेंस से लेकर हथियारों तक की मदद करना। और बात ही हमेशा क्या करते हैं? शांति की करते हैं यार। और इनके फैसले हमेशा ब्रिटेन और वॉशिंगटन के इशारे में होते हैं यार। आपके सामने कुछ एक तस्वीर नजर आ रही होगी। ये तस्वीर आप देखिए, ये ब्रिटेन की क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक तस्वीर है यार। किस तरह से ये नाज़िम के
को बढ़ावा दे रहे हैं और रशिया के अगेंस्ट और दुनिया के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। ये सीधा साधा एक उदाहरण है यार। आप एक मैसेज में, एक इंटरव्यू में साफ सुन सकते हैं कि किस तरह से ये बोल रहे हैं कि चाइनीज और हिंदुस्तानियों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। आप इस वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेनियन आर्मी एक बुजुर्ग औरत को सुअर कह के बात कर रही है। वो शब्द बोल रही है जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता या नहीं सुना सकता। और ये यूक्रेन के एक्स प्रेसिडेंट का आप इंटरव्यू सुन लो यार, ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रशियन बच्चों को हम अंधेरे तहखाने में डालेंगे और हमारे बच्चे नेचर में रहेंगे और दुनिया की सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। तो आप ये सोच क्या कहोगे, क्या ये सोच नाजीवाद सोच नहीं है? आप सभी को ये लग रहा होगा कि इन सभी लोगों को क्यों पावर में बैठाया गया। मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण के साथ समझाता हूं। सपोज करो कि अगर हमें अपने दुश्मन को खत्म करना है, हम डायरेक्ट अपने दुश्मन को खत्म नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो दुनिया नजर रख रही है, हम तो बहुत व्हाइट कॉलर इंसान है। हम क्या करते हैं, जो हमारे दुश्मन से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, चाहे वो मानवता के लिए ठीक ना हो, समाज के लिए वो लोग अच्छे नहीं हो, फिर भी हम क्या करते हैं, उन्हें पावर में लेके आते हैं। ये गेम है उन पावरफुल लोगों का जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्हीं का कंट्रोल हो। तो उन्होंने क्या करा, इनकी सेकंड जनरेशन को पावर में लेकर आए और इनकी सेकंड जनरेशन को क्या बोला कि यार हम तो हमेशा तुम्हारे साथ थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया ने तुम्हें खत्म करना चाहा तो हमने तुम्हें पनाह दी। तुम्हें किसने खत्म किया? तुम्हें खत्म किया रशिया ने, तुम्हें खत्म किया चाइना ने, तुम्हें खत्म किया हिंदुस्तान ने। तो ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन लोगों को पावर में लाए अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो आप समझे कि क्यों आज भी दुनिया के अंदर नाजी सोच को जिंदा रखा गया है, ताकि पूरी दुनिया में इन्हीं पावरफुल लोगों का राज हो और पूरी दुनिया को यही लोग कंट्रोल कर सकें। तो आप कैसे कह सकते हो कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर का अंत हो गया? सिर्फ एक नाम का अंत हुआ, वो सोच तो आज भी दुनिया में जीवित है। और मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं क्यों आपको नाजिम की बात कर रहा हूं, क्यों मैं नाजिम की सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूं, क्यों मैं रशिया को लेके पूरे वॉर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा यार। पिछले साल भर के अंदर से आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के पावरफुल लोग हमारे देश में दौरा कर गए हैं। लेकिन वो दौरा क्यों करके गए हैं? इंडिया को एक तरह के ब्लैकमेल कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड डील करेंगे, हम तुम्हारे साथ डिफेंस डील करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रशिया के साथ अपने सारे डील खत्म करने पड़ेंगे। आप सोचो कि कोई भी पावरफुल लोग, यूरोपियन यूनियन में बैठे हुए लोग हमारे साथ डील इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने सबसे पुराने दोस्त से दूरियां बना लें। ये तो ब्लैकमेल है ना यार। आपको क्या लगता है कि जो आज हमें ब्लैकमेल कर रहा है भविष्य में हमारा साथ देगा? अगर इन्हें हमारा साथ ही देना होता तो 2020 में जो यूएस ने हमारे साथ हेलीकॉप्टर्स और जेट इंजन की डील करी थी, वो हमें 5 साल के बाद नहीं मिलते यार। और आज पूरे हिंदुस्तान का ब्रेन दुनिया के अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है यार। मैं सभी हिंदुस्तानियों से एक ही विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने देश को पावरफुल बनाओ यार। मैं मानता हूं कि शुरू में परेशानियां आती हैं, हो सकता है कि विदेश में आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन आप सोचो कि आप अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल हमारे देश में करोगे तो हमारा देश कितना पावरफुल बनेगा। आज जो हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं, कल हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनेगा यार। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि महात्मा गांधी जी को एक बात समझ में आ गई थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अगर मैं कोट पैंट पहनूंगा और अंग्रेजी में बात करूंगा, इनके जैसा दिखने की कोशिश करूंगा, तो ये लोग फिर भी मुझे नहीं अपनाएंगे। अगर आज भी हमें यह लगता है कि हम इनकी भाषा में बात करेंगे, इनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, इनके जैसा पहनेंगे और इनके जैसा देखेंगे, ये लोग हमें अपने बराबरी में बैठाएंगे, नहीं, ये हमें कभी भी अपने बराबरी में नहीं बैठाएंगे। क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही सोच है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इनका कंट्रोल हो, बाकी दुनिया में मानवता को जीने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देश हित में बात करो। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं।